नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की और उसके मायने। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं भाजपा से शैलेंद्र सिंह जी, कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी और हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मैं पहला रिएक्शन चाहूंगा राजकुमार जी। प्रधानमंत्री मोदी दो जगह पब्लिक मीटिंग की तरह उद्घाटन का अवसर रहा जिसपे उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ में डेवलपमेंट की बात की, लेकिन जैसे ही वो सिरोही की धरती पहुंचते हैं तो उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस को बहुत सारी जगह पे तंज कसा, उन्हें पूरी कोशिश की आईना दिखाने की। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो जमकर आरोप लगाए हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, स्पोक्स पर्सन, जनाक्रोश रैलियों के जरिए जो कांग्रेस पे आरोप लगे, वो सारे आरोप बीजेपी के मंच से प्रधानमंत्री ने खुल करके लगाए और उन्होंने साफ कहा कि करप्शन और मिसमैनेजमेंट का दूसरा नाम कांग्रेस है। मैं चाहूंगा आपसे कि पहले तो जो प्रधानमंत्री जी का स्पीच रहा खासकर सिरोही में आबू रोड पे, और उस पर एक रिएक्शन चाहूंगा, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए योगेंद्र जी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज राजस्थान की धरती पर पधारे। हमने उनका स्वागत किया। आज उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को अपना मित्र भी बताया, ये अच्छी बात है। लेकिन वो सरकारी कार्यक्रम नहीं बताया उन्होंने, आज भी उन्होंने बताया कि वो मेरे मित्र हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज सरकारी कार्यक्रम में सरकारी कार्यक्रम में सरकारी बातें उनको करनी चाहिए थी। सरकारी योजनाएं जो जिनका वो उद्घाटन करने आए थे राजस्थान में चुनाव को देखते हुए, तो उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल वहां नहीं करना चाहिए था। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों को भी वहां खरी खोटी सुनाने का पूरा प्रयास किया। तो कांग्रेस पार्टी इस बात की निंदा करती है। जहां तक आप सिरोही की बात कहते हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद और कर्नाटक में जो फिर थोड़ी देर बाद चुनाव का जो वोटिंग है वो समाप्त होने जा रही है। 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वहां सुपड़ा साफ होने जा रहा है और 2023 में भी कांग्रेस पार्टी यहां पर पुनः सरकार बनाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। वो नए नए छगुवे निकाल के लाते हैं, कांग्रेस पार्टी पे अटैक करने का प्रयास करते हैं, जब तक कि उनसे अपना घर तो नहीं समझ पाता है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के खिड़की दरवाजे देखने का हमेशा प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार अपनी जो अच्छी योजनाएं थी उनको लेकर के राजस्थान में सुशासन देती आ रही है। और महंगाई राहत शिविर जो हमारे चल रहे हैं वो राजस्थान में हमारा मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। बहुत तगड़ी रिस्पॉन्स मिल रही है, बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रही है। राजस्थान की गांव ढाणी में चारों तरफ एक ही चर्चा है, गहलोत गहलोत गहलोत, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। सबसे बड़ी जो बात कही है, एक मुद्दा ऐसा रहा जिसको भी उन्होंने छुआ है और साफ साफ कहा है कि जयपुर में सीरियल ब्लास्ट जो है उनके आरोपियों को छूटने में कांग्रेस ने मदद की और ठीक से पैरवी नहीं करवाई गई। ये तुष्टीकरण की साफ डेफिनेशन के रूप में आप समझ सकते हैं, पब्लिक से कहा उन्होंने। देखिए योगेंद्र जी, सब जानते हैं, राजस्थान जानता है, पूरी देश दुनिया जानती है कि 2008 में 13 मई को जब ये दंगे हुए थे, तब ब्लास्ट हुआ, जब ब्लास्ट हुआ था, सॉरी, जब ये ब्लास्ट हुआ था, मतलब जयपुर में बहुत मैं माफी चाहता हूँ, जब ब्लास्ट हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने अफसर थे, जो सरकार के अफसर हुआ करते हैं, उन अफसरों की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। कांग्रेस पार्टी इस बात की पहले भी निंदा करती है, आज भी निंदा करती है, और हम चाहते हैं कि जयपुर ब्लास्ट में जो अपराधी थे उनको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनको सजा दिलाने का पूरा प्रयास कर रही है और आगे भी प्रयास करके उनको हम सजा दिलाकर ही चैन लेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप एक बात जो कह रहे हैं, खैर मैं ये शैलेंद्र सिंह जी देंगे इस पे जवाब आपको, क्योंकि देखिए सेशन कोर्ट से सजा हुई थी फांसी की इन लोगों का, आपको ध्यान होगा। और पहले की जो भी दलीलें या नोटशीट तैयार हुई थी उसी के आधार पे फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी। उसके बाद में अपील की गई। अपील में हाई कोर्ट में जो आरोप है वो ये है कि लचर जो आर्ग्यूज किए गए, वहां पे हियरिंग के लिए कोई सीनियर लॉयर्स नहीं खड़े हुए, जो अब तक बात निकल करके आ रही है, उसकी वजह से सारी चीजें हुई हैं। खैर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा शैलेंद्र जी। कांग्रेस का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री का कद इतना बड़ा है, लेकिन उस मंच से बहुत कुछ ओछापन उन्होंने राजनीति के रूप में जनता के बीच परोसा, जो उचित नहीं था। नहीं योगेंद्र जी, ये बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए, कल ही आपके चैनल पर डिबेट हो रही थी कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो क्या देके जाएंगे। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, 5500 करोड़ की परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण देखे गए हैं। आपने देखा होगा 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का
लोकार्पण हुआ है, रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है और किस तरह से कनेक्टिविटी विकास बढ़ेगा, क्योंकि अगर कहीं भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है, रेलों का आधुनिकीकरण होता है, रेल लाइनें बिछती है, तो सामाजिक आर्थिक विकास होता है, वहां के लोगों का विकास होता है, मंडी तक पहुंचती है, किसानों की आवागमन सुगम होता है, ईंधन तक की बचत होती है, तो बहुत सारे विकास होते हैं। इनको कांग्रेस पार्टी को क्या पता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कहना था कि 50 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, वो एक फर्जी फ्रॉड नारा था जो 50 साल तक ये नहीं दे पाए, ना सड़क ये गांवों तक पहुंचा पाए, ना ये पानी दे पाए, ना बिजली दे पाए, ना महिलाओं के मान सम्मान के लिए शौचालय दे पाए। तो ये क्या बात करेंगे, वो पूरा आज वास्तविक जो तस्वीर थी वो उन्होंने बताई कि 2014 से पहले भारत की क्या दशा थी और 2014 के पास क्या क्या विकास हुआ है, वो सारा तमाम उन्होंने आज बात रखी और वो अपना एक विजन भी बताया। तभी हम कहते हैं कि वो एक बहुत दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री जी हैं और आप किस तरह से उन्होंने देश को विकसित राज्य से निकाल के, विकासशील राज्य से निकाल के विकसित राष्ट्र की जो परिकल्पना है उस तक वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है। जिन्होंने हम पे राज किया उनको भी हमने पछाड़ने का आज काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो इनका आरोप है, और दूसरी बात, इन्होंने शायद अगर नाथद्वारा का उद्बोधन सुना हो, जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने उद्बोधन के लिए उठे थे, मोदी 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 के नारे लगने लग गए थे, अशोक गहलोत जी के तो नारे ही नहीं लगे। तो आप बताइए, फिर मोदी जी ने उनको शांत किया सबको कि भाई नहीं सुनो, आप राजस्थान में आए हैं, हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने जनता को शांत कराया, तब वो अपना उद्बोधन शुरू कर पाए। तो ये सब चीजें उनको बोलने नहीं चाहिए। वापस आऊंगा आपके पास में। दशरथ, मोदी जी अशोक गहलोत को अपना मित्र बताते हैं और होना भी चाहिए। राजनीति में एक आइडियोलॉजिकली आप विचारधारा का आपका मतभेद हो सकता है, डिफरेंसेस उसी तरह से देखने चाहिए, बाकी मन में किसी तरह की कोई गांठ नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अभी आपको ध्यान है कि कुछ दिन पहले अशोक गहलोत ने एक बात कही थी, मोदी जी तारीफ करते हैं लेकिन उनके खतरनाक विचार भी होते हैं, सीधा पब्लिक मीटिंग में भी उन्होंने कहा। लेकिन आज फिर दोस्ती की दुआई दी है उन्होंने, और कांग्रेस को एक मंच से तो दोस्ती की दुआई दी गई है मुख्यमंत्री के लिए, और दूसरे मंच पे जाके कांग्रेस को जमकर उन्होंने लपेटा भी है, उन पर जम के तंज कसे हैं, आरोप लगाए हैं। तो कैसे देखे जाएं, मोदी जी के 2 रुपया दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये चुनावी साल है और चुनावी साल में निश्चित तौर पे वार पलटवार होगा, चाहे सीएम अशोक गहलोत की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें। उसमें सबसे बड़ी बात, मैं प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण उन्होंने नाथद्वारा में दिया, मैं सुन रहा था उस भाषण को, बड़ी बातें नाथद्वारा के बाद माउंट आबू में जाके भी उन्होंने आबू रोड में बोली। उनकी तरफ से एक बड़ी बात कही गई कि कांग्रेस राज में 2014 से पहले जो सरकारें रही उपयोगी, खासकर उसमें कोई विजन नहीं था। कोई रोड बनाते थे, उसकी जो चौड़ाई होती थी बहुत कम होती थी। अब हमारे पास विजन है, लेकिन देखिए विजन होता है लेकिन जनसंख्या के अनुपात में तमाम चीजें परत दर परत बढ़ती रहती हैं। आज कोई पुल बना, वो 4 गाड़ियों का हो सकता है कि वो 20 साल के बाद में 8 लेन का होगा। 20-30 साल की जरूर गवर्नमेंट करती है, लेकिन लगता नहीं कि 50 साल का कोई एजेंडा। अब रही बात चुनावी मोड की, तो चुनावी मोड में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहले जब वो जयपुर के अंदर एक वर्चुअली, हालांकि उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जुड़े थे और मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, तब उनको ये कहा था कि बड़ी दुविधा में है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है कांग्रेस का राजस्थान में जो चल रहा है आपसी ड्रामा, उसके बीच समय निकाल कर आए हैं। उस पर भी मुख्यमंत्री ने 4-5 रोज पहले जब प्रेस से मुखातिब हो रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी मित्र जरूर बताते हैं मुझे, लेकिन जब वो भाषण देते हैं तो उस वक्त वो मित्रता को हटा के उस वक्त उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट यही रहता है कि प्रवृत्ति जो सरकार है उनको कोसा जाए, उनको टारगेट किया जाए, और टारगेट वो जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये 8-9 साल में जो देश में काम हुआ वही काम हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं अशोक गहलोत। तो ये चुनावी साल है, चुनावी साल में चाहे अशोक गहलोत हो, प्रधानमंत्री हो, वार पलटवार होगा। हालांकि प्रधानमंत्री कांग्रेस जो मांग कर रही है वो ईआरसीपी को लेकर, तो आज भी उस विषय में न कुछ बोला गया न कुछ कहा गया। जी बिल्कुल, डिमांड्स इसी तरह से रहेंगी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं, तो अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से न केवल कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, दूसरे राज्यों की भी अपेक्षा होती है कि देश के सर्वोच्च पदासीन जो व्यक्ति आता है उससे डिमांड होती है, क्योंकि राज्य एक छोटे भाई की भूमिका में होते हैं, वो एल्डर भूमिका में होते हैं, तो उनसे डिमांड होती है। राजकुमार जी, नई बात नहीं है, और अगर कहें कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान की धरा से चुनावी शंखनाद कर दिया है, मुझे नहीं लगता।
ये स्पीच, इसी तरह की बातें वो पहले भी कर चुके हैं, तो मुझे कोई नई बात नहीं लग रही कि शंखनाद अगर अभी से कहा जाए। हाँ, बात सही है कि बीजेपी पूरे 5 साल चुनावी मोड पे रही, और रहने की वजह साफ है, अभी की बात नहीं। जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार रही, तो उस दौरान भी इसी तरह से पार्टी के कार्यक्रम रहे। अमित शाह कई बार यहाँ पे दौरा कर चुके हैं, रोड शो कर चुके, सरकार खुद की सरकार के दौरान भी, और प्रधानमंत्री के दौरे भी समय समय पे होते रहे। तो मुझे लगता है कि दौरे बीजेपी के बड़े नेताओं के कोई अचंबा करने वाली बात नहीं है, इसमें आश्चर्यचकित होने की कहीं कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती। उसकी वजह साफ है कि पहले भी ये सब कुछ होता रहा है। नई बात ये लग रही है कि अब आप राहत कैंप चला रहे हैं। आपका मानना है कि जनता को इससे पहले कुछ नहीं मिला जो हम दे रहे हैं। मोदी जी उसको काटते हुए साफ कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो 9 साल से हो रहा है, पहले कुछ नहीं हुआ। तो जनता को कहीं परखने का कुछ समय मिल पाएगा इसमें? बिल्कुल, मोदी जी सही कह रहे हैं कि 2014 से पहले देश में कुछ भी नहीं मिला। योगेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूं कि 1947 में 1362 मेगावाट बिजली होती थी, तो 2014 में 2.5 लाख मेगावाट बिजली पहुंच गई। ये पूरा देश आज यहाँ 1 साल में नहीं पहुंचा है, या इन 5-7 सालों में नहीं पहुंचा है। पहले जहाँ देश में सुई भी नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज बनने लगे हैं। देश कहाँ पहुंचा है? शिक्षा के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन मोदी जी सिर्फ ये चाहते हैं कि जो तरक्की हो रही है, जो तरक्की पहले उनको सजा संवरा जो उनको देश मिला था, आज वो चाहते हैं कि सारा क्रेडिट वो खुद ले जाए। हम तो चाहते हैं क्रेडिट वो खुद ले जाए, लेकिन देश को आगे बढ़ने दीजिए, देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए, देश में प्यार मोहब्बत बढ़ने दीजिए, और देश में कुछ राज्यों के साथ विशेष मित्रता मत निभाइए, कुछ लोगों के साथ विशेष मित्रता मत निभाइए। देश आपका है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री। जहां तक आप बात करते हैं कि देश में कुछ भी नहीं हुआ, राजस्थान में कुछ नहीं हुआ, योगेंद्र जी आप जानते हैं जयपुर में जो हमारी टनल बनी है वो कांग्रेस सरकार ने बनाई। ये जो सेंट्रल पार्क जिसमें आप रोजाना घूमते हैं, बीजेपी के नेता भी घूमते हैं, ये कांग्रेस की देन है। अंडरपास, ओवरब्रिज, मेट्रो, ये तमाम जो कोटा में देखो बड़े बड़े ब्रिज, जोधपुर में देखो बड़े बड़े ब्रिज, अंडर ब्रिज, ओवरब्रिज। राजस्थान जिस विकास की तरफ जा रहा है, ये अशोक गहलोत जी की सोच है, और अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। हर साल वो नया नवाचार करके जाते हैं। इस बार क्या हुआ योगेंद्र जी, जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, उसके बनने के बाद यहाँ पर कोरोना आया, पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में आया, उसका हमने कड़ाई से मुकाबला किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, उसके बावजूद हमने वहां लोगों की जान बचाने का प्रयास किया, लोगों को भूखा नहीं मरने दिया। उसके बाद क्या पॉलिटिकल संकट आया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार गिराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अशोक गहलोत जी की जादूरी की काम आई, विधायकों का आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, हम लोग सरकार बचा पाए। तो ये तमाम बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतने संकट के बावजूद हम महंगाई पे ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन अब गहलोत जी ने सोचा कि महंगाई राहत शिविर में लगाऊं, राजस्थान की जनता को मैं अंतिम कोने में व्यक्ति बैठ के व्यक्ति के पास में मोदी जी उनको राहत देने का पूरा प्रयास बीजेपी करें। हर मन से तुष्टिकरण की बात कर रही है, और तुष्टिकरण का उदाहरण भी दिया उन्होंने। सीरियल ब्लास्ट जैसा मैं पहले जिक्र किया, कुछ जुलूस और इनको लेकर के भी, महिला अपराध, इनको लेकर के आप मतलब प्रधानमंत्री के मुंह से आप वहां से सुन रहे हैं। तो तुष्टिकरण की बात क्या तोड़, कैसे आप जनता के बीच में इसको लेकर के जाएंगे? क्योंकि तुष्टिकरण का एक ऐसा मुद्दा रहेगा जो मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे से भी बीजेपी को ज्यादा बेनिफिशियरी लगता है कि इसके मुद्दे पर हम चर्चा कर सकते हैं। कोई मंच ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसपे तुष्टिकरण की बात नहीं की जाएगी। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कांग्रेस सरकार को कोस सके। हर बार ये नया नया फार्मूला ढूंढ के लाते हैं। ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं रहा जो 15 दिन का चला हो। और तुष्टिकरण की जो राजनीति की आप बात करें, ये राम इनके नहीं है, राम हमारे भी हैं। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में सारी जातियां, सारे धर्म एक साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। और राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश को कैसे न कैसे तोड़ दो, जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में, राज्यों में जोड़ दो। तो हम इसको सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता पहले भी संघर्ष करते आए थे, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे, और हम देश को एक रखेंगे, इस बात की आप निश्चिंत रहें। राजस्थान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा पूरे देश के साथ खड़ी थी। तो आपको लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है? बीजेपी कितने आरोप लगाए? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का काम आरोप लगाने का है, लगाने दीजिए। नहीं, मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं मेरे कांग्रेस प्रवक्ता साथी को कि जो बात तुष्टिकरण की ये कर रहे हैं, आप देखिए जब से कांग्रेस की सरकार आई है, गहलोत सरकार, तब से 200% से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं राजस्थान में। करौली की घटना हो, जोधपुर की घटना हो, आप चाहे भीलवाड़ा की घटना देख लो, चित्तौड़गढ़ में हत्या कर दी जाती है, छबड़ा बारा में कर दी जाती है, हनुमानगढ़ में कर दी जाती है, उदयपुर में तन सर से जुदा कर दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। क्या बात करते हो? हिंदू त्योहारों पे आप कहते हो प्रभु श्री राम हमारे हैं, तो हिंदू त्योहारों पे आप 144 धारा लगा दोगे, आप हमारे जुलूसों को निकलने नहीं दोगे। और एक तरफ फरमान जारी किए जाते हैं कि बिजली दी जाए अमुक विशेष संप्रदाय के मोहल्लों में। क्या तुष्टिकरण की नीति आप बात करते हो? और सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को, नहीं सुनो राजकुमार जी, सुनिए, पहले कांग्रेस ने
पहले भारत को धर्म के आधार पर तोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद आपने देखा होगा शाहबानो वाला केस, फिर आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड को कितनी पावर दे दी गई। जब आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नीति आयोग में कहते हैं कि पहला हक संसाधन पर विशेष संप्रदाय अल्पसंख्यकों का है, आपको शर्म आनी चाहिए। तुष्टीकरण आप शुरू से करते हैं, जाति और धर्म में बांटने का काम कांग्रेस ने किया। अभी आपके रंधावा जी ने एक प्रोफार्मा निकाला था, उसमें हर विधायक से पूछा था, अरे सुनो, हर विधायक से पूछा था कि आपके क्षेत्र में जाति और धार्मिक समीकरण क्या है, पहले नंबर पे था। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से, और दूसरी अभी आपने पहला उदाहरण देखा होगा, 13 मई आ रही है, जयपुर दहल गया था 8 बम ब्लास्टों से, आंसू आज तक नहीं रुक रहे, खून के आंसू आज तक नहीं रुक रहे लोगों के। और किस तरह से अभी अपील में आपने देखा होगा जो अतिरिक्त महाधिवक्ता है सरकार का, उसने 48 बार पैरवी तक नहीं की जाके, इन्होंने बहुत उनको छूट दी। और आप देखिए क्या सस्पेंड किया आपने, फांसी की सजा से उनको बचा दिया, आपने तुष्टीकरण नहीं किया, आपने एक विशेष संप्रदाय के लोगों को फांसी की सजा से बचाने का काम किया है। ये क्या किया आपने? आज पूरा राजस्थान की जनता आपको तू कर रही है, आपने पैरवी नहीं की। उनको जो फांसी की सजा दी गई थी माननीय सेशन न्यायालय द्वारा, आज वो बरी हो जाते हैं अपील में। शर्म करनी चाहिए आपके अतिरिक्त महाधिवक्ता को और गृह विभाग को, जिसके अंदर में विधि विभाग भी आता है, जिन्होंने पैरवी ढंग से नहीं की। दूसरी बात, आप विकास की बात करते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि आप 50 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी का शासन रहा उसका विकास देख लीजिए 2014 तक, और 2014 के बाद विकास देख लीजिए। वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पहले भारत में क्या विकास नहीं हुआ जो अब हो रहा है, उन्होंने कहा कंपेयर कीजिए। 50 साल पीछे ले गई कांग्रेस पार्टी भारत को। अगर 50 साल पहले नल, सड़क, बिजली, पानी, आवास, शौचालय ये दे दिए होते तो आज बहुत पीछे नहीं रहता हिंदुस्तान, आज विकसित राष्ट्र होता। आपने 50 साल पीछे धकेल दिया। जी, एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा, मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अब ये मुझे बताइए कि वसुंधरा जी की गवर्नमेंट रही 2 बार, भैरव सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसा कैसे हुआ कि राजस्थान भी बिल्कुल पिछड़ता चला गया? बीजेपी को भी अवसर मिले राजस्थान में, तो ये केवल यही क्यों माना जाता है कि जो कुछ हो रहा है चाहे राज्यों में हो चाहे देश में, सिर्फ 9 साल में अटल जी की भी सरकार रही है, कुछ नहीं हुआ। चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उनकी देन रही, जो सड़कों का जाल है, एक्सटेंशन प्रोग्राम हर चीज का आता है, आप लोग भी लेकर के आएंगे, मोदी जी भी लेके आएंगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं बीजेपी के, आप तो सीनियर वर्कर भी हैं, उस रूट में कैसे बह जाते हैं? 9 साल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ हुआ ही नहीं कुछ। नहीं तो कम से कम अटल जी को तो अप्रिशिएट कर लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं ना, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे श्रद्धेय थे, उनके टाइम में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई, 36,000 किलोमीटर का निर्माण हुआ। आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है सिर्फ 9 साल 2014 से पहले का डेटा की हम बात करते हैं, 2014 के बाद के डेटा की बात करते हैं, हम ओवरऑल विकास की बात करते हैं। आप ये कांग्रेस पार्टी में विजन ही नहीं है, समझ ही नहीं सकती। हम कह रहे हैं आपने भारत को 50 साल पीछे घसीट दिया कांग्रेस पार्टी ने। ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, ईआरसीपी से विद्वान साथी ये बता दीजिए कि कोई जल संसाधन परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित होती है, उसके मानदंड क्या है ये बता दीजिए। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ताकतवर, इसका जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहा हूं ना आपको। भारत के प्रधानमंत्री, बताओ क्या मानदंड है, तकनीकी रूप में क्या खराबी है, क्यों नहीं सुधार रहा? होने से पहले घोषणा हो सकती है, लेकिन आंकड़ों में अटका के, कानूनों में अटका करके ईआरसीपी को आप अटकाना चाहते हैं, जबकि ये घोषणा तो आपके वसुंधरा जी की है। हम तो चाहते हैं 13 जिलों के किसान को पानी मिल जाए। बाड़मेर की रिफाइनरी अटका दिया आपने, 300 करोड़ की योजना को 700 करोड़ में बचा दिया। राजस्थान के साथ मत करो, राजस्थान के साथ की बात नहीं कर रहे राजकुमार जी, बताइए राष्ट्रीय परियोजना का मानदंड क्या है? आपने कोरोना में भेज दिया, क्या कर रहे हो? क्या कर, मैं बताऊं ना मानदंड क्या है, बताइए ना। राजस्थान में मानदंड बताइए, आप बहस मत करिए, पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए के बारे में। आप पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब आप बताइए ना। राजनीति कर रहे हो आप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी शुद्ध राजनीति कर रहे हो। क्या है मानदंड बताइए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के मानदंड बताइए, उसके आगे बहस करिए। फिर मैं मापदंड बता रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी की घोषणा मांग कर रहे हैं। अरे ये मानदंड है क्या? मैं मानदंड सुनो, पढ़े लिखे होंगे आप भी, आप बहुत विद्वान हैं, आप बताइए मानदंड बताइए। साहब भी तो देश के प्रधानमंत्री है, क्यों उनको उन्होंने क्या कहा? ध्यान है आपको, दिक्कत आ रही है? अजमेर में, जयपुर में उन्होंने कहा हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है, हम सकारात्मक
नेशनल रिसोर्स पे ध्यान देंगे। आप तकनीकी खामी को दूर क्यों नहीं कर रहे हो? तकनीक हमें रह जाएगी तो राजस्थान की जनता को भूखा बिल्कुल मानेंगे। नहीं, आप राजस्थान की भूखा हम नहीं मानेंगे। यही तो आपसे पूछ रहे राजस्थान हैं की जनता को, श्रीमान राजस्थान के खेतों को पानी ला के देंगे। योगेंद्र जी, आप इनसे एक प्रश्न पूछ लीजिए कि आरसीपी का मानदंड क्या है राष्ट्रीय परियोजना के, मेरी उसके बात बाद सुनो, बहस आगे आपने बढ़ाइए। ऑक्सीजन में हमारा साथ नहीं दिया, कोरोना में साथ नहीं दिया, तो भी हमने राजस्थान की जनता को मरने नहीं दिया। अब महंगाई से आप लोगों को मारना चाहते हो, और महंगाई से आपके ही मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एनओसी देने से मना कर दिया था। आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को प्रधानमंत्री पता है नहीं, ईआरसीपी में सिर्फ राजनीति कर रही है। अगर आपको चिंता होती 13 जिलों की, राजकुमार जी सुनिए, अगर आपको चिंता होती, 2004 से 14 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, राजस्थान में 2008 से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तब आपको 13 जिलों के लोगों की याद नहीं आई पानी की, तब आपने नहीं भेजी। अब बताओ, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। शैलेंद्र जी, राजनीति तो होनी है, और जब जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और सुपर राजनीति होगी, क्या लगता है आपको दशरथ, तुष्टीकरण का मुद्दा और बीजेपी की तरफ से तुष्टीकरण का मुद्दा आएगा और एक तरफ से लगातार ध्रुवीकरण की बात कही जाएगी। एक ऐसा मुद्दा होगा जिसमें अगर शब्दों की बात करें तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, सीधा एक ही बात कहते हैं। पहले तो मन से सब चीजें कही नहीं जाती थी, एक ही बात कही जाती है, वो कही जाएगी हिंदू मुसलमान। ये एक बड़ा, एक चुनाव का जो फेज जैसे जैसे नजदीक आएगा एक बड़ा इश्यू होगा यही, और मुझे लगता है इसके इर्द गिर्द चुनाव होगा। ना आपकी ईआरसी पे बहुत ज्यादा कोई फोकस होगा, ना आपकी रिफाइनरी पे फोकस होगा, क्योंकि मुद्दा पॉलिटिक्स में ये देखा जाता है कि कौन सा फर्टाइल है, जिसमें बीज डालते ही जल्दी से खेती उत्पादित कर दे, वो लगता है कि ये मुद्दा होगा। बीजेपी खुल करके इस पे बात करती, कोई मन से देख लीजिए, ये कांग्रेस को तोड़ निकालना होगा। आपको लगता है कि डेवलपमेंट और ये सारी चीजें जनता के बीच मायने रखती हैं? क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि कर्नाटक के पूरे इलेक्शन को आप देख लीजिए और 4 दिन पहले के इलेक्शन को देख लीजिए, तमाम मुद्दे खारिज और बजरंग दल चल गया उसमें। तो ऐसे में क्या लगता है कि राजस्थान में अब, क्योंकि कर्नाटक में मतदान हो चुका है, अब सबकी निगाहें 13 तारीख पे टिकी हुई हैं, मतदान में के बाद में रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन ये मुद्दा पूरे देश भर में बीजेपी जिन राज्यों में कमिंग डेज में इलेक्शन होंगे वहां पे लेकर के जाएगी। तो कांग्रेस को इस पे कुछ एक्सरसाइज करने की आवश्यकता लगती है आपको? बीजेपी ऑलरेडी इस मुद्दे को लेकर के एक्सरसाइज कर चुकी है और कर रही है कि जम के हनुमान चालीसा पढ़िए, आप बजरंगबली के मंदिर में घंटी बजाइए, और कांग्रेस को घेरने के लिए इससे बढ़िया कोई मुद्दा नहीं हो सकता। बात कर्नाटक की हो, लेकिन उसकी पूरे उत्तर भारत में इसकी लहर दिखाई देगी आपको। देखिए, निश्चित तौर पे अगर चुनाव होते हैं तो विकास के एजेंडे पे चुनाव होने चाहिए, ये लोग मानते हैं, लेकिन आजकल जो राजनीति होती है, विकास जो चुनाव का जो मोड होता है उसमें अधूरा रह जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये एक बड़ा इशू ये है कि ये बड़ा सॉफ्ट मुद्दा है किसी का धर्म के नाम पर, क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति जो गांव गरीब या ढाणी में जो बैठा है, उसके दिलो दिमाग में अगर धर्म को लेकर कोई चीज आती है तो वो फिर विकास का जो एजेंडा है उसको साइडलाइन करके वो उस पर वोट करता है जो उसे अच्छा लगता है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से कहीं ना कहीं प्लस दिखाई देती है, क्योंकि कर्नाटका में हमने देखा, कर्नाटका के अंदर जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, कांग्रेस के कई नेताओं ने दबी जुबान ये कहा था, हालांकि आधिकारिक रूप से उन्होंने नहीं कहा, लेकिन दबी जुबान उन्होंने कहा था कि बजरंग दल इसमें पॉइंट डालने की कहाँ आवश्यकता थी आपको, आप उसमें लेते कि ऐसे जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं संगठन है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने एक सेंटेंस डाल दिया बजरंग दल, अब आपने बैठा बिठाया बीजेपी को मुद्दा दे दिया। अब बीजेपी इस मामले में उन्होंने तुलना भी की, आप ये ध्यान दीजिए, उन्होंने पीएफआई से तुलना की, मैं आपको ये एक आतंकवादी संगठन से तुलना की, पीएफआई का नाम डाला, पीएफआई के साथ नाम जोड़ लिया बजरंग दल। बजरंग दल और बजरंग दल जैसे संगठनों पर हम कार्रवाई करेंगे। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस से कहीं बेहतर हम सब जानते हैं। और राजस्थान का चुनाव भी आप देख लीजिए, कर्नाटका निपटने के बाद में अब राजस्थान में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी तेज होगी तो यहाँ पर भी तहसील गांव ढाणी चुनाव, यहाँ अशोक गहलोत जी ने क्या काम किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या काम किया, ये इश्यू ज्यादा नहीं पनपेंगे, जबकि उदयपुर की घटना, जयपुर की घटना या करौली की घटना ये सामने आएंगे और लोगों में कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कांग्रेस क्या काउंटर करेगी ये कांग्रेस को समझना होगा, क्योंकि कांग्रेस काउंटर कर सकती है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा साफ है कि वो तुष्टीकरण की बात और उसके अलावा जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता के बीच जाएगी, क्योंकि सरकार में इस वक्त कांग्रेस है राजस्थान में। और अगर योजना की बात की जाएगी तो वसुंधरा या स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री, उनकी योजनाओं का जिक्र नहीं होगा, मोदी की के जो योजना है उनका जिक्र होगा, यूनियन गवर्नमेंट की योजनाओं का जिक्र होगा। वजह साफ है, चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे,
सिंबल कमल का फूल होगा और उसी के आधार पर चुनाव लड़ना है। जब चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ना है तो उसी चेहरे की चीजों को आगे करने की पूरी कोशिश की जाएगी और वो एक साफ एजेंडा है बीजेपी का। अब ये तय कांग्रेस को करना है कि राहत कैंप और ये तमाम चीजें वो कितना काउंटर कर पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।